अवनी और अमन को साथ में देखकर विवान के दिल में हजारों छुरियां या चल रही थी, पर इस वक्त वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने अपने कदम क्लास के अंदर की तरफ बढ़ा दिए। वहीं अवनी और अमन का ध्यान भी उसकी तरफ गया, पर दोनों ने ज्यादा बड़ा रिएक्शन नहीं दिया, बल्कि वो दोनों नॉर्मली क्लास के अंदर आ गए। क्लास के अंदर आते ही विवान हमेशा की तरह अपनी पहली बेंच पर बैठ गया। उसका ध्यान हमेशा की तरह अपने बगल में खाली सीट पर गया, जहां पर पहले कभी अवनी जबरदस्ती बैठा करती थी, पर अब उसे सीट पर कुछ दिनों से सनाया उसके साथ बैठा करती थी। सनाया भी जबरदस्ती ही अमन के साथ बैठी थी और किसी को उन दोनों पर शक ना हो, इसलिए अमन भी कुछ नहीं कहता था, पर दिल ही दिल में वही जानता था कि अवनी की जगह पर किसी और को वहां बैठा देखकर उसे कितना गुस्सा आता था। उसने गहरी सांस ली और अपने बगल में देखा। उसके बगल में फर्स्ट बेंच पर अमन और अवनी मुस्कुराते हुए बैठे हुए थे। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करते हो। उन दोनों को एक दूसरे के अलावा किसी और की जरूरत ही ना हो। कुछ ही देर में सनाया भी खुद को संभालकर बाथरूम में अपना चेहरा धोकर क्लास में आ गई और विवान के बगल में बैठ गई, पर विवान ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। पर सनाया बार बार विवान की तरफ देख रही थी। उसका ध्यान बार बार भी बांध के और साथ की तरफ जा रहा था, जहां पर कुछ देर पहले चोट लगी हुई थी। आखिर में उसने धीरे से कहा, विवान क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? विवान ने खुद को शांत किया और सनाया की तरफ देखा। विवान जानता था कि सनाया उसकी केयर करती है, इसलिए उसने शांति से कहा, मेरा हाथ ठीक है, तुम टेंशन मत लो। विवान को फिर से नॉर्मल होकर बात करता देखकर सनाया ने मुस्कुराते हुए कहा, प्लीज विवान, खुद को तकलीफ मत पहुंचाया करो। मैं मानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, पर मैं तुमसे करती हूँ और मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। सनाया की बात सुनकर भवन ने कुछ नहीं कहा और सामने की तरफ देखने लगा। तभी क्लास से उनके क्लास टीचर इंटर हुए। सभी बच्चे खड़े होकर उन्हें ग्रेट करने लगे। सर ने सबको बैठने को कहा और मुस्कुराते हुए सबकी तरफ देखते हुए कहा, तो स्टूडेंट, आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है। हमारे कॉलेज में होने वाला और एनुअल डे फंक्शन 15 दिन बाद होने वाला है, जिसके लिए आप सभी लोग डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे और कई सारे कंपटीशन होने वाले हैं, तो जिसको जिसमें करना है वो उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। पर हमारे क्लास में से सभी बच्चों को हर एक फंक्शन में पार्टिसिपेट करना ही है, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा क्लास सबसे आगे रहे। सर की बात सुनकर सभी बच्चे मुस्कुराने लगे और चिल्लाने लगे। सर का लेक्चर खत्म होने के बाद इसी तरह से लेक्चर खत्म होते रहे। विवान हर लेक्चर में चुपके चुपके अवनी को देखा था, पर अवनी एक नजर भी उसकी तरफ नहीं देखी थी। विवान को अब काफी गुस्सा आ रहा था। उसने मन ही मन कहा कि आप कुछ दिनों में जो प्यार तुम मुझसे करती थी वो पूरा खत्म हो गया। मैं तो तुम सुना था कि लोग सदियों तक अपने प्यार को नहीं भूल पाए, और तुम 2 दिन भी मुझे याद नहीं रख पाई। अवनी मल्होत्रा, तुम्हारा प्यार हो ही नहीं सकता। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होता तो तुम इस तरह से किसी और के साथ इतनी खुश नहीं होती। विवान ने अवनी और अमन की तरफ देखकर खुद से कहा। विवान ने खुद से गुस्से से कहा, विवान, तू क्यों बार बार उसकी तरफ देख रहा है? जब उसने तुझे भुला दिया है तो तू क्यों उसे फिर से अपनी लाइफ में वापस जाता है, जबकि तू यही चाहता था कि अवनी तुझे भूलकर अपनी लाइफ पर फोकस करे। विवान, तू इतना सेल्फिश कब से हो गया? विवान
खुद से ही जंग लड़ रहा था। आखिर में उसने गुस्से से अपने बालों को खींचा और सीधा क्लास से बाहर निकल गया। लंच ब्रेक हो चुका था, इसलिए कि उसे इस तरह से ज्यादा देख किसी ने कुछ नहीं कहा, पर सनाया जो काफी देर से उसकी हरकतें नोटिस कर रही थी, उसने मन ही मन कहा, तुम्हारे दिमाग पर अवनी ने इस कदर कब्जा कर लिया है विवान कि तुम उसे भूला नहीं पा रहे हो, पर मैं बहुत जल्दी तुम्हारे दिल दिमाग पर कब्जा कर लूंगी, जिसके बाद तुम चाहकर भी उसे अवनी को अपने दिल या दिमाग में नहीं ला पाओगे। इतना सोचकर सनाया मुस्कुराने लगी। अवनी और अमन जो कि क्लास में बैठकर कुछ बातें कर रहे थे, तभी अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अमन मैं अभी आ रही हूँ। अमन के बगल में पाखी भी बैठी हुई थी और अमन का दोस्त रोहित भी। अमन ने कहा, क्या हुआ, तुम कहाँ जा रही हो? अवनी ने कहा, मैं बस अभी आ रही हूँ, तुम तीनों बैठो, मैं जल्दी आता हूँ। अवनी की बात पर किसी ने कुछ नहीं कहा। अवनी उठकर सीधा वॉशरूम की तरफ जाने लगी। अभी वह आधे रास्ते में ही थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे एक तरफ खींच लिया। अवनी ने कुछ कहना चाहा कि तभी उसे महसूस हुआ कि वह एक अंधेरे कमरे में है और दीवार में सट कर खड़ी है। उसने अपने सामने देखने की कोशिश की तो सामने सिर्फ अंधेरा था, पर अंधेरे में उसे दो आंखें नजर आ रही थी। अवनी उन दो आंखों को कभी नहीं भूल सकती थी, क्योंकि इन्हीं दो आंखों को देखते ही वह पहली नजर का प्यार कर बैठी थी। उसके मुंह पर हाथ था, इस वजह से वो कुछ कह नहीं पा रही थी। वही उसके सामने खड़े विवान ने धीरे से उसके मुंह पर से हाथ हटाया और अवनी की आंखों में देखने लगा। विवान ने खिड़की का पर्दा खोल दिया। अब अवनी उसका चेहरा साफ साफ देख पा रही थी। इस वक्त खिड़की से आ रही हल्की रोशनी में विवान अवनी का खूबसूरत चेहरा और अवनी विवान का हैंडसम चेहरा देख पा रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में ही खो गए थे। तभी दीवाने आगे बढ़कर अवनी के गालों को अपने हाथों में भरते हुए कहा, तुमने क्या किया है मेरे साथ? विवान की बात सुनकर अवनी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तभी विवान ने अवनी को झंझोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें भुलाने की कोशिश करता हूं पर नहीं भुला पा रहा। जब भी मैं तुझे किसी और लड़की के साथ देखता हूँ मेरे यहाँ पर दर्द होता है। इतना कहकर विवान ने अपने सीने की तरफ इशारा किया। मैं पहले ऐसा नहीं था, तुमने क्या किया है मेरे साथ मुझे बताओ। अवनी मल्होत्रा, तुमने क्या किया है मेरे साथ? विवान की बातें सुनकर अवनी ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, क्या मजाक कर रहे हो विवान जिंदल? तुम जब मैं कहती थी कि यह सब मेरे साथ होता है, तुम्हें देखकर मेरे दिल को अजीब सा एहसास होता है। तुम्हें किसी और के साथ देख कर मुझे गुस्सा आता है, मुझे तुमसे प्यार है, तब तुम्हें ये सब मजाक लग रहा था। और अब जब यही बातें तुम मुझसे कह रहे हो तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूं? मतलब तुम्हारे रूल दूसरों के लिए अलग है और खुद के लिए अलग क्यों? विवान जिंदल, अवनी ने सार्कास्टिक तरीके से हंसते हुए कहा। उसकी हंसी देखकर विवान ने गुस्से से कहा, मुझे नहीं पता क्या सच है क्या झूठ, पर तुमने कुछ तो किया है। मैं ऐसा नहीं था, आज से पहले कभी किसी लड़की की तरफ देखा भी नहीं था, पर अब तुम्हें बिना देखे इस दिल को चैन नहीं मिलता। जब भी तुम्हें किसी और के करीब देखता हूँ यहाँ पर दर्द होता है। विवान की बात पर अवनी ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो फिर सनाया को किसी और के करीब देखकर तुम्हें दर्द नहीं होता? तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो वही है ना? विवान अवनी की बात पर विवान के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसे चुप देखकर अब तक हंस रही अवनी ने गुस्से से कहा, जब मैं तुमसे कहती थी कि मुझे तुमसे प्यार है, मैं तुम्हारे लिए पागलों की तरह हरकतें करती थी, तुम्हारे लिए सारी लड़कियों से लड़ती थी, तब तुम्हें मैं पागल लगती थी। मेरा प्यार तुम्हें झूठ लगता था, यहाँ तक कि तुम्हें मैं एक क्षण की भी लगती थी। पर अब तुम्हारा क्या विवान जिंदल? जब मैं तुम्हारी लाइफ से दूर आ गई हूँ और अपनी लाइफ खुशी से जी रही हूँ, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? उसे क्यों जीने नहीं देना चाहते? मुझे मेरे प्यार को ठुकरा कर, मेरे प्यार का मजाक बनाकर मुझे पहले ही तोड़कर तुम्हें सुकून नहीं
मिला जो अब अवनी को तोड़ना चाहते हो, पर मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अवनी मल्होत्रा टूटने वालों में से नहीं है, और खास करके किसी ऐसे लड़के के लिए तो बिल्कुल नहीं। तुम्हारे लिए खुद को पूरा बदलने को तैयार थी, पर तुमने क्या दिया बदली में? सिर्फ दर्द। अब उसे दर्द को भूलकर मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ। तुम्हें अपनी जिंदगी का वह चैप्टर समझकर भुला देना चाहती हूँ जिसे जिंदगी में कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो क्यों बार बार मेरे सामने आकर मुझे अपनी अतीत की उसे सबसे बड़ी गलती का एहसास करवा रहे हो? अवनी की बात सुनकर विवान, जो कि अब तक चुपचाप खड़ा था, उसने अवनी के बाजू को कस के दबाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? अतीत की सबसे बड़ी गलती? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मुझसे प्यार करके तुमने सबसे बड़ी गलती की है। विवान की बात सुनकर अवनी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता चला? ये तो एक टॉप का सीक्रेट था। विवान अवनी की बात सुनकर विवाह का चेहरा इस तरह से लाल हो गया जैसे वह दुनिया को तबाह करते होगा। उसकी आंखें भी खून की तरह लाल हो गई। उसने अवनी को गुस्से से दीवार की तरफ धकेलते हुए कहा, सच्चा प्यार करती थी ना तुम? तो इतनी जल्दी तुम्हारा प्यार खत्म हो गया? तुम कहती थी कि तुम मेरी बातों को कान खोल कर सुन लो, और याद रखना अवनी मल्होत्रा कोई सामान नहीं है। मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो, तो कहाँ गया वह तुम्हारा प्यार? इस तरह से किसी और नए आशिक के साथ मजे से घूम रही हो, वह भी सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर, और तुम रहती हो कि तुम्हारा प्यार सच्चा था। मैं सही समझता था तुम्हारा वह सिर्फ एक पागलपन था, कोई प्यार नहीं था। विवान की बात सुनकर अवनी ने गुस्से से कहा, तुम्हें पता है मैं सबसे बड़ी गलती क्या की? तुम्हारे जैसे तारांकन 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 इंसान से प्यार करके। पर अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी। मैं अपनी जिंदगी में एक अच्छा लड़का लेकर आऊंगी जो तुमसे 1000 गुना ज्यादा अच्छा होगा, और याद रखना तुम्हारी आंखों के सामने उसे अपनी बाहों में बाहर डालकर घूमते हुए तुम्हें दिखाऊंगी। अवनी की बात सुनकर विवान ने गुस्से से अवनी को अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, कोशिश भी मत करना। इतना कहकर उसने अपने एक हाथ से अवनी केसर के पीछे सपोर्ट किया और दूसरे हाथ से उसे कमर से पकड़कर खुद के और करीब खींचते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो। इतना कहकर उसने अपने होठों को अवनी के होठों पर रख दिया। अवनी, जो कि विवान की बात सुनकर एक पल के लिए हैरान हो गई थी, पर वो कुछ रिएक्ट कर पाती इससे पहले ही विवान उसके होठों पर किस करना स्टार्ट कर चुका था। अवनी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या है। उसके हाथ हवा में ही रह गए थे। ना वह विवान को खुद से दूर कर रही थी, ना ही उसे रिस्पांस दे रही थी। विवान काफी प्यार से उसे किस कर रहा था, जिस वजह से अवनी भी पिघलने लगी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर दी थी और वह विवान की प्यार भरी किस को महसूस कर रही थी। कितने दिनों बाद आज फिर से उसने विवान के नर्म होठों को अपने नर्म होठों पर महसूस किया था। यही हालत विवान की भी थी। अब अवनी भी अपना कंट्रोल होने लगी थी। वह भी विवान को किस करना स्टार्ट कर चुकी थी। दोनों सब कुछ भूलकर उसे अंधेरे कमरे में एक दूसरे को पागलों की तरह चूम रहे थे। उनके किस करने की पैशनेट आवाज है उसे अंधेरे कमरे में गूंज रही थी, पर दोनों को किसी चीज का कोई होश नहीं था। दोनों जैसे एक दूसरे में पूरी तरह से खो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ क्लास में अभी तक पाखी, अमन और रोहित को इंतजार करते करते आधे घंटे से ज्यादा का टाइम हो गया था। पाखी ने चिंता करते हुए कहा, अवनी कहाँ रह गई होगी? पाखी की बात पर अमन ने भी कहा, ठीक है, हम तीनों चलकर देखते हैं। तुम लेडीज वॉशरूम में देख लेना। और हम दोनों बाहर तीनों अपनी जगह से खड़े हुए और कैंटीन की तरफ जाने लगे। ऑडियो बाय साकिल JX07। अवनी और विवान सभी चीजों को भूलकर लगातार एक दूसरे को किस कर रहे थे। वही अवनी के दोस्त अमन, पाखी और रोहित तीनों अवनी को ढूंढते ढूंढते पूरे कॉलेज घूम चुके थे, पर अभी तक उन्हें अवनी का कुछ पता नहीं चला था। तभी पाखी ने चिंता करते हुए कहा, ये कहाँ चली गई? इसका फोन भी नहीं लग रहा है। अमन ने भी चिंता करते हुए कहा, पर अवनी तो इस तरह की हरकत कभी नहीं करती, फिर आज कहाँ चली गई? अमन को अवनी की चिंता हो रही थी। तभी रोहित ने
कहा, हमें वॉशरूम से लेकर जो क्लासरूम या दरवाजे बंद है उनके पास देखना चाहिए, कहीं अवनी किसी के अंदर ना हो। रोहित की बात सुनकर पाखी में भी अपना सर हिलाया। अमन ने दोनों की तरफ देखा और कहा, तुम दोनों वहां से स्टार्ट करो, मैं एक बार फिर से वॉशरूम के बाहर से देख कर आता हूँ। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर से अवनी को ढूंढने के लिए चले गए। वही विवान जो कि अभी तक अवनी को किस कर रहा था, जब उसे लगा कि अवनी सांस नहीं ले पा रही है तब उसने अवनी को छोड़ विवान के छोड़ते ही अपनी लंबी लंबी सांस लेने लगी। उसकी सांस इतनी तेज चल रही थी कि विवान आसानी से सुन पा रहा था। उसकी भी सांसें तेज चल रही थी। तभी अवनी ने विवान को घूरते हुए कहा, तुमने मुझे किस करने की हिम्मत कैसे की? अभी भी वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और उसकी पास सांसें तेज थी, जिस वजह से उसकी आवाज काफी मदहोशी भारी निकल रही थी। विवान ने उसके करीब जाते हुए धीरे से उसके कान में, काम क्योंकि तुम मेरी हो इसलिए मैंने तुम्हें किस किया। विवान की बात सुनकर अवनी ने उसे घूरते हुए कहा, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, ना ही मैं तुम्हें जानती हूँ। अवनी की बात सुनकर विवान ने गुस्से से उसकी बाजू को दबाते हुए कहा, क्या कहा तुमने? तुम मुझे नहीं जानती। कुछ दिन पहले तक तुम पूरे कॉलेज में ढिंढोरा पीटते हुए घूमती थी कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करती हो, और 2 दिन के अंदर अंदर तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए सच्चा प्यार था वह खत्म भी हो गया। यही था तुम्हारा प्यार। मैंने आज से पहले इस तरह का मतलबी प्यार नहीं देखा। अवनी विवान की बात सुनकर अवनी ने हंसते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मतलबी प्यार? मेरा प्यार मतलबी था। मैंने तो तुमसे बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के प्यार किया था। विवान तुमसे क्या मांगा था? कुछ नहीं, तुम्हारी इग्नोरेंस बर्दाश्त की। तो मुझे कुछ भी कहते थे, सब कुछ बर्दाश्त किया, सिर्फ इस उम्मीद में कि कभी ना कभी तुम्हें मेरे प्यार का एहसास होगा और तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगे। पर तुमने क्या किया? मुझे खुद की लाइफ से दूर करने के लिए तुम एक ऐसी लड़की को अपनी लाइफ में लेकर आ गए जिससे ना तुम प्यार करते थे और ना ही जो मुझे पसंद थी। तुमने ये सब सिर्फ इसलिए किया ना ताकि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, तो मैं भी तो वही किया। ना हो गई तुमसे दूर तो अब क्यों मेरे पास आ रहे हो? मुझे फिर से तकलीफ देना चाहते हो? जब मैं तुम्हें भूल जाना चाहती हूँ तो क्यों मेरे पास आकर मुझे फिर से वही सब याद दिलाना चाहते हो कि मैं जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी तुमसे प्यार करके। अवनी की बात सुनकर भी बड़ ने उसे बाजू से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर एक डिप आवाज में कहा, क्या कहा तुमने? तुमने मुझसे प्यार करके दुनिया की सबसे बड़ी गलती की, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमने मुझसे प्यार किया। विवान की बात पर अवनी ने कहा, सबसे बड़ी गलती? मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं एक ऐसे इंसान से प्यार करूंगी जिससे मेरे प्यार की कोई कदर नहीं होगी। इसके लिए प्यार एक मजाक होगा तुम्हारे लिए। मजाक ही है ना प्यार। जब मैं तुम्हारे पीछे पागलों की तरह घूमती थी तब तो तुम्हें बहुत मजा आता होगा ना कि एक लड़की तुम्हारे पीछे दीवानों की तरह घूमती है। पर अब जब मैं ये सब करना बंद कर दिया तो तुम्हारी एक को ठेस पहुंच गई होगी। तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे पीछे घूमने वाली पपेट कहाँ चली गई, इसलिए तुम फिर से मुझे अपने जहांसे में फंसाकर अपने पीछे पागल बनकर घूमते हुए देखना चाहते हो ना? तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो। विवान जिंदल अवनी मल्होत्रा कोई खिलौना नहीं है। पहले तुमसे टूटकर प्यार करती थी पर अब वह प्यार खत्म हो चुका है क्योंकि तुमने मेरे प्यार का मजाक बनाया है। अगर मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझसे कह देते, भले ही तुमसे दूर नहीं जाती पर तुम्हारे नजदीक भी आने की कोशिश नहीं करती। पर तुम हमारे बीच में किसी और को लेकर आ गए जो कि मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। अवनी की बात सुनकर विवान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे पता है मैं बहुत बड़ी गलती की है अवनी, पर तुम नहीं जानती कि मैं ये सब क्यों किया। मैं तैयार नहीं था किसी को अपनी लाइफ में लाने के लिए और तुम्हारा प्यार देखकर मुझे डर था कि कहीं तुम खुद को या किसी और को नुकसान न पहुंचा दो। तुम्हारा प्यार दीवानगी की हद तक चला गया
था अवनी, मुझे डर लगता था तुम्हारे प्यार को देखकर। मैं खुद सोचता था कि कोई लड़की क्या किसी को इतना प्यार कर सकती है। मुझे पता है तुम्हारा प्यार सच्चा था और आज भी तुम मुझसे प्यार करती हो, क्योंकि तुम्हारी आंखों में मुझे खुद के लिए प्यार दिखाई देता है। चाहे तुम कितना ही क्यों ना कह लो कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती, पर मैं ये बात नहीं मान सकता। और अगर तुम चाहती हो कि मैं ये बात मानूं तो मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मैं मान लूंगा। विवान की बात सुनकर अवनी उसकी आंखों में देखने लगी, पर उसकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। वहीं उसे चुप देखकर विवान मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। तभी कमरे का दरवाजा एक जोर की आवाज के साथ खुला। दरवाजा खोलने की आवाज सुनकर अवनी और विवान दोनों का ध्यान उस तरफ गया जहां से आवाज आई थी। जैसे ही दरवाजे से अंदर आ रहे इंसान को विवान ने देखा, उसने गुस्से से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? दरवाजे से अंदर आया अमन ने जब भगवान और अवनी को इतने करीब देखा तब उसने गुस्से से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विवान जिंदल। अमन की बात सुनकर विवान ने गुस्से से कहा, तुम होते कौन हम उसे यह सवाल करने वाले? अमन ने भी उसी तरह से गुस्से से कहा, क्योंकि तुम्हारे पास इस वक्त मेरी दोस्त मौजूद है और उसे देखकर लग रहा है तुम जबरदस्ती उसे यहाँ लेकर आए हो। अमन की बात सुनकर विवान ने गुस्से से कहा, तुम होते कौन हो मुझे ये सब कहने वाले कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं? चुपचाप यहाँ से निकले। अमन ने गुस्से से कहा, मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये बताने वाले तुम कोई नहीं हो और ना ही तुम्हें ये बताने की जरूरत है। अवनी ने विवान को खुद से दूर धक्का दिया और अमन की तरफ देखते हुए कहा, अमन। उसने इतना कहा ही था कि तभी विवान ने उसे हाथ पकड़कर अपनी तारीफ खींच लिया। अवनी ने विवान की तरफ देखा तो विवान अजीब तरह से उसे ही देख रहा था। वही अमन ने जब देखा कि विवान ने जबरदस्ती अवनी का हाथ पकड़ा हुआ है, उसने गुस्से से कहा, अवनी का हाथ छोड़ो। अमन की बात सुनकर विवान ने भी गुस्से से कहा, मैं अवनी का हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। विवान की बात सुनकर अमन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आगे बढ़कर एक पांच विवान के मुंह पर मार दिया। उसका पांच इतनी जोर से विवान के मुंह पर लगा कि विवान का हाथ जिसने अवनी के हाथ को पकड़ा हुआ था वह ढीला पड़ गया। अमन ने जल्दी से अवनी को अपने पीछे खींचकर खड़ा कर दिया और गुस्से से विवान की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, तुमने पहले ही मेरी फ्रेंड को बहुत हर्ट किया है, अब मैं तुम्हें और इस दुख देने का मौका नहीं दूंगा। विवान जिंदल, जब ये तुमसे प्यार करती थी तब तुम इस बार बार ठुकराते थे, इसके प्यार को जलील करते थे, यहाँ तक कि तुमने इसे खुद से दूर करने के लिए एक लड़की जिसे तुम्हें कोई मतलब नहीं है उसे अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनने तक के लिए पैसे दिए। और आप तुम बेवजह मेरी फ्रेंड को परेशान करना चाहते हो तो सुनो, उसका दोस्त है, हमेशा उसके साथ। अगर तुमने फिर से अवनी को तकलीफ देने के बारे में सोचा भी तो तुम्हें जान से मरने से पहले भी एक बार भी नहीं सोचूंगा। अब तक विवान ने खुद को संभाल लिया था। अमन की बात सुनकर उसने गुस्से से अमन को घूरते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारा? इतना कहकर विवान ने अमन को मारना चाहता भी अवनी ने गुस्से से कहा, अमन को मारने की हिम्मत भी मत करना विवान जिंदल, वरना अवनी मल्होत्रा का वह रूप देखोगे जो कि तुमने कभी देखा नहीं होगा। अवनी की बात सुनकर विवान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने आगे बढ़कर अमन के कॉलर को पकड़ते हुए कहा, मेरी अवनी से दूर रहे और नहीं रहूंगा उससे दूर, क्योंकि वह सिर्फ मेरी है। जो कुछ भी किया वह सिर्फ एक गलती थी, पर अब मुझे एहसास हो गया है कि मैं अवनी के बिना नहीं रह सकता। विवान की बात सुनकर अमन ने भी गुस्से से कहा, तो तुम्हें अवनी कोई खिलौना लगती है जो जब दिल में आएगा उसे खरीद लो, जब दिल में आएगा उसे फेंक दोगे? वह एक इंसान है, जिद्दी जागते इंसान, जिसे दर्द होता है, जिसके अंदर फीलिंग्स है, भले ही वो दिखाई नहीं है पर वो अंदर से कितनी दुखी होती है ये सिर्फ उसके दोस्त जानते हैं। तुम कभी नहीं समझ पाओगे विवान की तुम्हारी वजह से अवनी को कितनी तकलीफ हुई है, ये सिर्फ उसके दोस्त जा सकते हैं।
क्योंकि जब वह तुम्हारी वजह से दर्द में थी तब हमने उसकी हालत देखी थी, और अब तुम जब वह फिर से तुम्हें भूलने की कोशिश कर रही है, उसकी जिंदगी में दोबारा लौटकर उसे वही दर्द देना चाहते हो जिसे निकालने में उसे इतना टाइम लगा। तो सुनो, इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। अमन की बात सुनकर विवान ने गुस्से से कहा, तुम्हें जरूरत नहीं है मेरे और अवनी के बीच में आने की। हमें जो करना है वह हम कर लेंगे, तुम बस हमारी जिंदगी से चले जाओ। अमन ने किसी से विवान को दूर धकेलते हुए कहा, तुम होते कौन हो मुझे ये सब कहने वाले? अवनी मेरी दोस्त है और मैं जिंदगी भर उसका दोस्त बनाकर उसके साथ रहूंगा, हर मुश्किल में उसका साथ दूंगा। अमन के धक्के से विवाह जमीन पर गिर गया था। उसने गुस्से से विवान को घूमते हुए कहा, तुमने फिर से मुझे धक्का देने की हिम्मत की? अमन ने गुस्से से कहा, अगर मेरे बस में होता तो तुम्हारा मुंह तोड़ देता, पर मैं जानता हूँ कि अगर मैं तुम पर हाथ उठाया तो अवनी को ही दुख होगा। अमन की बात सुनकर अवनी उसकी तरफ प्यार से देखने लगी। वही अवनी की प्यार भरी नजरें देखा घर विवान का दिल जलने लगा। उसने गुस्से से एक मुक्का अमन के चेहरे पर मार दिया। अवनी ने किसे कहा? विवान जिंदल। अवनी की गुस्से भरी आवाज सुनकर भी विवान नहीं रोका, बाकी उसने एक और मुक्का अमन के मुंह पर मार दिया। इस बार अमन ने उसका मुक्का रास्ते में ही रोक दिया और उसे गुस्से से घूरने लगा। विवान और अमन इस वक्त किसी जानी दुश्मन की तरह एक दूसरे को देख रहे थे। उनसे कुछ दूरी पर खड़ी अवनी है रानी से दोनों को देख रही थी। अमन ने विवान को धक्का देते हुए कहा, तुमने इस बार बहुत गलत किया। अब तक मैं अवनी की वजह से चुप था, पर अब नहीं। विवान ने भी गुस्से से कहा, मैं भी उसी की वजह से चुप था, पर अब नहीं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और किसी पागल कुत्ते भेड़ियों की तरह एक दूसरे के ऊपर टूट पड़े। दोनों लगातार एक दूसरे को मार रहे थे। वही अवनी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या चाहिए। दोनों लगातार एक दूसरे को मार रहे थे। दोनों काफी स्ट्रांग थे, जिस वजह से दोनों को ही चोट लग चुकी थी। दोनों के चेहरे पर कई घाव लग चुके थे, पर दोनों रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अवनी ने दोनों की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ। ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। अवनी की गुस्से भरी आवाज सुनकर विवान और अमन, जो कि एक दूसरे के साथ किसी पागल कुत्ते की तरह लड़ रहे थे, दोनों अपनी जगह पर रुक गए। दोनों ने पलट कर देखा तो अवनी अपनी जगह पर गुस्से से उन दोनों की तरफ ही देख रही थी। अवनी को इतने गुस्से में देखकर अमन ने शांति से कहा, अवनी जो कुछ भी हुआ उसमें इसकी गलती है। अगर मैं इस परिवार नहीं करता तो अब तक उसने मुझे मार डाला होता। विवान ने अमन को गुस्से से घूरते हुए कहा, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, इस सब में गलती तुम्हारी है। तुम्हें मेरे और अवनी के बीच में आने की कोई जरूरत नहीं थी। जब मैं उसे सब कुछ समझा रहा था तो तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे और अवनी के बीच में आने की? तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। विवान की बात सुनकर अमन ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या जरूरत थी फिर से मेरी दोस्त को दुख पहुंचाने की? तुम्हारा पेट नहीं भरा उसे दर्द देकर, उसका दिल तोड़कर? जब वह तुम्हारे पीछे घूमती थी, अपने प्यार का इजहार करती थी, तब तुम्हें उसका प्यार नजर नहीं आता था, और जब वह अब तुम्हें भूलकर अपनी जिंदगी में खुश हो रही है, तब तुमसे उसकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए फिर से उसकी जिंदगी में दुख भरने के लिए तुम वापस उसकी जिंदगी में आ गए। आखिर बिगड़ क्या है अवनी ने तुम्हारा? अमन ने गुस्से से कहा। अमन की बात सुनकर विवान ने गुस्से से कहा, मैं क्या करने वाला हूँ और क्या नहीं ये बताने वाले तुम होते कौन हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह कहने की कि मैं अवनी को दुख देना चाहता हूँ? मुझे उसे क्यों दुख देना होगा, जबकि मेरी लाइफ में वह सबसे इम्पोर्टेंट इंसान है। विवान की बात सुनकर अमन ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, काफी अच्छा नाटक कर लेते हो विवान जिंदल तुम। मेरे हिसाब से तुम्हें तो एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए। शक्ल भी अच्छी ही है और एक्टिंग तो जबरदस्त है तुम्हारी लाइफ में। अवनी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो फिर तुम अवनी को अपनी
लाइफ से निकलने के लिए उसे सनाया को क्यों लेकर आए ये? कौन सा नया तरीका है अपनी लाइफ के इम्पोर्टेंट पर्सन को खुद से दूर करने का? अमन की बात सुनकर विवान चुप हो गया। उसे कुछ कहते नहीं बना। वही ये देखकर अमन ने हंसते हुए विवान से कहा, तुम्हें पता है विवान जिंदल, तुम एक कंफ्यूज इंसान हो जिसे क्या चाहिए यह उसे खुद नहीं पता। जब अवनी तुम्हारे पीछे थी तब तुम्हें अवनी से कोई मतलब नहीं था, पर अब जो वह तुम्हारे पीछे नहीं घूम रही है तब तुम्हें लग रहा होगा कि कोई तो होना चाहिए जो पागलों की तरह तुम्हारे पीछे घूम पूरी कॉलेज के सामने तुम्हें प्रपोज करता रहे, हर बार अपनी इंसल्ट करके भी तुम्हारे पीछे पड़ा रहे। तुम यही चाहते हो ना, इसलिए तुम फिर से अवनी को अपने जाल में फंसा कर इस तरह की पागलों वाली हरकतें करने पर मजबूर करना चाहते हो। पर इस बार अवनी अकेली नहीं है, उसके साथ उसका दोस्त है, और इस बार मैं अवनी को उसके रास्ते से भटकने नहीं दूंगा। मुझे अच्छे से पता है कि तुम किस तरह के इंसान हो। तुम्हारे मेल ईगो पर ठेस पहुंची है क्योंकि अवनी ने अब तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए तुम फिर से उसे अपनी जाल में फंसना चाहते हो। पर इस बार अवनी तुम्हारी दाल में नहीं फंसेगी विवान, इसलिए अपनी चले चलन छोड़ो और अपनी जिंदगी में खुशी से रहो और अवनी को भी जीने दो। अमन की बात सुनकर विवान चिल्लाते हुए कहा, मुझे क्या करना है और क्या नहीं ये तुम मुझे नहीं बताओगे अमन? और रही बात अवनी की, तो मैं अब उसे खुद की लाइफ से दूर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अब मुझे एहसास हो गया है कि मेरी लाइफ अवनी के बिना अधूरी है। पिछले 5 दिनों से जब से अवनी मुझसे दूर है, मैं किस तरह से खुद को संभाल रहा हूँ ये सिर्फ मैं जानता हूँ। मुझे पता है कि मुझे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने अपनी नादानी के कारण अवनी को अपनी लाइफ से निकलने के लिए उसे सनाया को अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनाया, पर अपनी यह बात अच्छे से जानती है कि मेरा और सनाया का कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि मैं बस सनाया से हेल्प ली थी और वह भी खुशी खुशी मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो गई थी। अमन और विवान की बात सुन रही अवनी, जो अब तक चुप थी, उसने गुस्से से दोनों की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, चुप हो जाओ तुम दोनों, यह मेरी जिंदगी का फैसला है और फैसले को लेने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे है, तुम दोनों में से किसी को नहीं। इतना कहकर अवनी गुस्से से आकर उन दोनों के बीच में खड़ी हो गई। उसने विवान की तरफ पलटकर उसे उंगली दिखाते हुए कहा, विवान जिंदल, बहुत बोल दिया तुमने और बहुत सुन लिया हम लोगों ने, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हें टूटकर प्यार किया था, तुम्हारे पीछे खुद को इस कदर लगा दिया था कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी। सब लोग मुझे पागल, सन की साइको सब कहते थे, फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि तुमसे दिल से प्यार करती थी। तुम्हारे पीछे बेशर्मों की तरह घूमती थी ताकि तुम मुझे नोटिस करो, पर तुम मुझे हर बार इग्नोर करते थे। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। तुम ये भी जानते थे कि मैं दिल से तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, फिर भी तुम मुझे खुद से दूर करने के लिए सनाया को लेकर आए। तो आप उसके साथ क्यों नहीं रह रहे हो जब मैं तुम्हारी लाइफ से दूर जा चुकी हूँ? तो आप क्यों तुम फिर से मेरी लाइफ में वापस आना चाहते हो? क्यों मुझे खुश देखकर तुम्हें अच्छा नहीं लगता, या फिर तुमने कसम खा कर रखी है कि अवनी को चैन से जीने ही नहीं देना है? साला, जब तुम्हारे पीछे घूमती थी तब तुम्हें मेरी कदर नहीं थी, और अब जब मुझे तुमसे मतलब नहीं है तब तुम्हें मैं चाहिए। मुझे खिलौना समझकर रखा है। जब तुम्हारा दिल आएगा तुम अवनी से खेलोगे, जब तुम्हारा दिल आएगा अवनी को उठाकर साइड में फेंक दोगे। तो सुनो विवान जिंदल, मेरा नाम अवनी मल्होत्रा है, एक जीती जागती इंसान हूँ मैं। मेरे अंदर भी फीलिंग्स है, भले ही नॉर्मल लड़कियों की तरह रोटी नहीं। इसका यह मतलब नहीं कि मुझे दर्द नहीं होता। नॉर्मल लड़कियां थोड़ा सा दर्द होने पर रोने लगती है, पर मैं रोटी नहीं तो क्या मुझे दर्द नहीं होता? भले ही लड़कों जैसा बिहेव करती हूँ, पर मेरे अंदर एक लड़की है जिसे दर्द होता है। जो दर्द तुमने मुझे दिया है ना, वह मैं चाहकर
भी नहीं भूल पा रही हूँ। मुझे जब याद आता है कि किस तरह से पागलों वाली हरकतें करती थी मैं तुम्हारे लिए, मुझे खुद पर हंसी आती है। मैं इतनी बेशर्म कैसे बन गई तुम्हारे लिए। मैंने सब कुछ भूल दिया, अपने परिवार की रेपुटेशन, सब कुछ। तुम्हें पता है मैं किस परिवार से बिलोंग करती हूँ। इतना कहकर अवनी हंसने लगी। अवनी की बात सुनकर विवान उसे अजीब तरह से देखने लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। अब उनकी आइडेंटिटी के बारे में कॉलेज में सिर्फ प्रिंसिपल को पता था, वरना बाकी सब के लिए अपनी एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करने वाली लड़की थी। अवनी ने हंसते हुए कहा, रहने दो, अगर मैं बता दिया ना कि मैं किस परिवार की बेटी हूँ तो तुम हैरान हो जाओगे, पर मुझे नहीं बताना क्योंकि तुम मेरी लाइफ में मैटर ही नहीं करते। और मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, इसलिए अगली बार से मुझे खुद के करीब करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब मैं वह अवनी नहीं हूँ जो तुम्हारे प्यार में पागल थी। अब अवनी बदल चुकी है, अब अवनी खुद से प्यार करती है और इस अवनी को तुमसे कोई मतलब नहीं है। इतना कहकर अवनी पीछे पलटी। उसने अमन का हाथ पकड़ा और कहा, चलो अमन। इतना कहकर वह अमन को उसे कमरे से बाहर लेकर गए। वही पीछे से विवान किसी जिंदा लाश की तरह अवनी और अमन को जाते हुए देख रहा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, क्या सच में मैंने अपनी एक बेवकूफी के चक्कर में अवनी को खो दिया। विवान की आंखों से दो आंसू की बूंद गाल पर लुढ़क आई। उसने कस के अपनी आंखें बैंड की और कहा, मैं क्या कर दिया? मैंने सिर्फ एक बेवकूफी के कारण अवनी को खो दिया। मैं इस तरह से उसे खुद से दूर नहीं जाने दे सकता। इतने सालों बाद कोई आया है मेरी लाइफ में जो मुझे सच्चे दिल से प्यार करता है। मैं उसे खुद से दूर कैसे जाने दे सकता हूँ? मैं फिर से अकेला नहीं होना चाहता, विवान ने खुद से कहा और अपनी आंखें खोलकर डिटर्मिनेशन के साथ कहा, आई एम सॉरी अवनी, पर इस बार मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। मुझे पता है कि मैं बहुत बड़ी गलती की है तुम्हें खुद से दूर करके, पर अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगा, तुम्हें अपने प्यार का एहसास कराऊंगा, क्योंकि अब मैं समझ गया हूँ कि जो फीलिंग से मैं पिछले 2 महीने से भाग रहा था वह अब मुझसे कंट्रोल नहीं होती, और यह प्यार की फीलिंग्स है जिन्हें मैं कितने दिनों से दबाने की कोशिश कर रहा था, पर आखिर में इन्होंने मुझे ही दबा दिया। आखिर तुमने भी वहां जिंदल को खुद के प्यार में गिरा ही दिया। अवनी मल्होत्रा इतना सोचकर विवाह मुस्कुराने लगा। उसने अपने हाथ में पड़े एक पेंडेंट को देखा। ये पेंडेंट अवनी के गले का था जो कि विवान के हाथ में आ गया था। उसने उसे पेंडेंट को चूमते हुए कहा, मुझे पता है अवनी, तुम किसी नॉर्मल परिवार से बिलोंग नहीं करती हो, क्योंकि इस पेंडेंट की कीमत करोड़ों में है। विवान के हाथ में इस वक्त जो पेंडेंट था वह काफी यूनिक तरीके से बनाया गया था। यह मल्होत्रा परिवार के हर एक बच्चे के पास था, यहाँ तक कि मल्होत्रा परिवार ने पीहू को भी इसी तरह का एक पेंडेंट दे दिया था। इस पेंडेंट पर मल्होत्रा परिवार का एक खास निशाना बनाया गया था जो कि काफी पुराना था। इस पेंडेंट का लुक इस तरह से बनाया गया था जैसे ये किसी राजर्षि परिवार का हो। विवान ने उसे पेंडेंट को ठीक से देखते हुए कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यह मल्होत्रा परिवार का स्टाम्प है, तो क्या तुम मल्होत्रा परिवार की बेटी हो? इतना सोचकर विवान मुस्कुराने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में मल्होत्रा परिवार की बेटी हो तो फिर हमारा कनेक्शन तो बचपन से ही है। इतना सोचकर विवाह ने उसे पेंडेंट को अपनी पैंट की पॉकेट में डाला और जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर किसी को फोन करते हुए कहा, पापा, मुझे अपनी बचपन की सारी एल्बम देखनी है। और आपको मेरी दोस्त स्माइली याद है जो बचपन में मुझे परेशान करती थी? मुझे उसके साथ की अपनी सारी तस्वीर चाहिए। प्लीज पापा, मेरे आने तक आप उन सभी एल्बम्स को निकाल कर
रखने के लिए कह दीजिए, मुझे उनकी बहुत जरूरत है। विवान की बात सुनकर फोन की दूसरी तरफ से उसके पापा ने कहा, विवान क्या जरूरत है बेटा तुम्हें उनकी तस्वीरों की, बचपन से तुमने कभी उन्हें खोलकर नहीं देखा और आज इतने साल बाद फिर से। विवान ने कहा, पापा प्लीज अभी कुछ सवाल मत कीजिए क्योंकि अब मैं खुद उलझा हुआ हूँ और मुझे सब कुछ सुलझाना है जिसके लिए मुझे उन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी जो कि मेरे अतीत से जुड़ी है। विवान की बात सुनकर उसके पापा ने कुछ नहीं कहा और फोन कट कर दिया। विवान ने फोन कट होने के बाद अपने हाथ में पड़े मोबाइल को देखते हुए कहा, अगर तुम सच में वही हो तो फिर मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अवनी मल्होत्रा, आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ। ऑडियो बाय साकिल JX07। शूटिंग लोकेशन पर। इस वक्त शूटिंग सेट पर हो रही थी। पीहू अपने मेकअप रूम में रेडी हो रही थी। आशीष और पीहू का रूम पास पास था। आशीष भी अपने रूम में रेडी हो रहा था। निधि पीहू का मेकअप कर रही थी और पीहू चुपचाप निधि से अपना मेकअप कर रही थी। पीहू ने अपना मोबाइल निकाला जिस पर एक मैसेज शो हो रहा था, आज तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है बीवी। यह मैसेज पढ़कर पीहू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने मन ही मन कहा, अक्षु आप तो मेरे लिए हमेशा सरप्राइज ही सरप्राइज प्लान करते रहते हो। इतना सोचकर वो मुस्कुराने लगी। तभी बाहर से एक शूटिंग स्टाफ का मेंबर पीहू को बुलाने के लिए आया। पीहू ने जल्दी से अपना सर हिलाया और मेकअप आर्टिस्ट की तरफ देखा। निधि ने भी अपना कर हिलाते हुए कहा, मेकअप कंप्लीट हो चुका है। पीहू ने एक नज़र खुद को मिरर में देखा और अपनी जगह से खड़ी हो गई। आज उसने एक पिंक कलर का सलवार सूट पहना हुआ था जो कि सारा के कैरेक्टर से बिल्कुल अलग था, पर सर आज अखिल को इम्प्रेस करने के लिए खास करके ये सूट पहनकर उसके घर जाने वाली थी। कुछ देर बाद डायरेक्टर खान पीहू और आशीष को कुछ समझ रहे थे। आशीष का ध्यान सिर्फ और सिर्फ पीहू पर था। पिंक कलर के सलवार सूट में पीहू काफी क्यूट लग रही थी। उसकी लंबी चोटी एक तरफ लटकी हुई थी। आशीष का ध्यान ना चाहते हुए भी इस पर टिक रहा था। जब डायरेक्टर खान को महसूस हुआ कि आशीष का ध्यान उनकी बातों पर नहीं है, तब उन्होंने धीरे से कहा, आशीष का कोई प्रॉब्लम है? मुझे आज तुम्हारा ध्यान शूटिंग पर नहीं लग रहा है। डायरेक्टर खान की बात सुनकर आशीष उनकी तरफ देखने लगा। उसने जल्दी से कहा, नहीं कर, बस मेरा सर थोड़ा दुख रहा था। डायरेक्टर खान ने कहा, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो हम ये शूटिंग चल भी कर सकते हैं। आशीष, ये सीन बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम जानते हो ना, तुम्हारे पेरेंट्स यानी कि अखिल के पेरेंट्स आज अखिल के लिए पूजा में आने वाली सभी लड़कियों में से किसी एक को सेलेक्ट करने वाले हैं और सारा भी तुम्हारे पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए ट्रेडिशनल बनकर आएगी और कई बाकी लड़कियां भी, और इसमें तुम्हारा इमोशन अच्छे से देखने चाहिए। आशीष ने अपना कर हिलाते हुए कहा, सर आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक से हो जाएगा। पीहू ने आशीष की तरफ देखते हुए कहा, आशीष क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? पीहू की बात सुनकर आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं पीहू, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस कल मैं थोड़ी देर से सोया था जिस वजह से शायद नींद पूरी नहीं हुई। आशीष की बात सुनकर पीहू ने कहा, तो फिर आप थोड़ी देर तक आराम क्यों नहीं कर लेते? हम थोड़ी देर बाद शूटिंग स्टार्ट करते हैं। पीहू की बात सुनकर आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मेरी तबीयत ठीक है, हम मेरे अकेले की वजह से बाकी लोगों को परेशान नहीं कर सकते। सब लोगों को कम होता है, अगर मेरी वजह से शूटिंग में देर हुई तो सब लोगों को उनके घर जाने में देर हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि एक अकेले इंसान की परेशानी की वजह से बाकी सब परेशान हो। आशीष की बात सुनकर पीहू मुस्कुराने लगी। कुछ देर बाद सीन शूट हो रहा था। इस वक्त आशीष के घर यानी कि अखिल के घर में उसके दादाजी की बरसी की पूजा थी, जहां पर शहर के सभी अमीर घरों से लोग आए हुए थे। सभी लोग अपने साथ अपनी बेटियों को भी लेकर आए थे। आशीष की दादी, जो कि फिल्म में अखिल की दादी का रोल प्ले कर रही थी, आज वह इन्हीं सभी लड़कियों में से किसी एक लड़की को अखिल के लिए पसंद करने वाली थी। उन्हें सारा बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि सारा ज्यादातर लड़कों की तरह कपड़े पहनती थी और उन्हें अपने घर के लिए एक संस्कारी बहू चाहिए थी, जो कि उन्हें सारा में बिल्कुल नजर नहीं आती थी।
दिल की दादी को तो अखिल और सारा की दोस्ती भी नहीं पसंद थी, पर अखिल सारा को अपनी बेस्ट फ्रेंड मानता था, जिस वजह से उन्होंने अखिल से कुछ कहना ही बंद कर दिया था। इस वक्त सीन शूट हो रहा था जिसमें अखिल और उसकी पूरी फैमिली बैठकर दादाजी की बरसी की तैयारी कर रही थी और बाहर से कई सारे लोग अपनी बेटी और अपने घर वालों के साथ आ रहे थे। सभी लोग बैठकर पूजा की तैयारी कर रहे थे। जब सारा ने एंट्री ली तब उसे देखकर सब लोग चौंक गए, क्योंकि इससे पहले उसे कभी किसी ने ट्रेडिशनल कपड़ों में नहीं देखा था। यहाँ तक कि अखिल की दादी भी उसे देखकर हैरान हो गई, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्हें आज किसी भी कीमत पर किसी एक लड़की को अपने पोते के लिए पसंद करना था। अखिल ने अपने घर पर नहीं बताया था कि रिया उसकी गर्लफ्रेंड है, और अखिल की दादी ने पहले ही अखिल को वार्निंग दे दी थी कि उनकी मर्जी से ही उसकी शादी होगी। अखिल में भी उनसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि उनकी तबीयत खराब रहती थी और वह अपने दादाजी के बाद अपनी दादी को नहीं खोना चाहता था, इसलिए उसने सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ दिया था। सारा के बिहेवियर को देखकर सभी लोग हैरान थे। हमेशा एटीट्यूड में रहने वाली सर आज किसी संस्कारी लड़की की तरह रह रही थी, यहाँ तक कि अखिल की दादी भी उससे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सकी। इसी तरह से पहले सीन शूट हो गया और सब लोग रास्ट करने लगे। आशीष ने पीहू की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, पीहू तुम्हारी एक्टिंग में काफी सुधार आया है। मुझे पूरा यकीन है कि इस फिल्म के बाद तुम्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलकर ही रहेगा। आशीष की बात सुनकर पीहू मुस्कुराने लगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच आशीष, मेरी पहली फिल्म से अगर मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला तो यह मेरे करियर के लिए बेस्ट होगा, पर अगर नहीं भी मिला तो भी मुझे ज्यादा पर कहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे इंडस्ट्री के सबसे अच्छे एक्टर के साथ काम करने का मौका मिला है। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मुझे आपसे काफी कुछ सीखने को मिला है आशीष। थैंक यू मुझे एक मेंटर, एक दोस्त की तरह हमेशा सपोर्ट करने के लिए। मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरी आपसे दोस्ती होगी। मैं तो आपकी बहुत बड़ी वाली फन थी, पर आज आप मेरे दोस्त है और यह मेरे लिए किसी सपने को सच होने जैसा है। पीहू की बात सुनकर आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तुम मुझसे दोस्ती करना तुम्हारा सपना था। आशीष की बात पर पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा सपना था कि मैं आपके साथ काम करूं, जो कि मेरी पहली ही फिल्म में पूरा हो गया। शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। पीहू की बात सुनकर आशीष ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो सिंघानिया परिवार की बेटी हो, अगर तुम चाहती तो मैं किसी भी फिल्म में तुम्हारे साथ काम कर लेता, पर तुमने अपने पावर का यूज किए बिना इंडस्ट्री में कदम रखने का सोचा, और मुझे तुम्हारी यही बात सबसे ज्यादा पसंद है। आशीष और पीहू मुस्कुराते हुए अभी एक दूसरे से बात ही कर रहे थे कि तभी उन लोगों को किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। सब लोगों का ध्यान उसे तरफ गया तो वहां से एक क्रू का मेंबर दौड़ता हुआ अंदर आ रहा था। उसे इस तरह से आता देखकर सब लोग उसे देखने लगे, क्योंकि वह काफी जोर से हाफ रहा था। वह सीधा जाकर डायरेक्टर खान के पास खड़ा हो गया। डायरेक्टर खान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ? उसने काफी मुश्किल से खुद को संभालते हुए कहा, डायरेक्टर सर, वह हमारे सबसे बड़े इन्वेस्टर यहाँ पर आए हैं। क्रू मेंबर की बात सुनकर डायरेक्टर खान के दिमाग में सबसे पहला ख्याल अक्षय का ही आया, क्योंकि इस फिल्म को सबसे ज्यादा पैसे अगर कोई दे रहा था तो वह था अक्षय, उनका सबसे बड़ा इन्वेस्टर। डायरेक्टर खान ने एक नज़र पीहू की तरफ देखा, जो काफी शांत लग रही थी। डायरेक्टर खान ने घबराते हुए कहा, अक्षय मल्होत्रा यहाँ पर आया है। उसने अपना सर हिला दिया। डायरेक्ट खान ने चलते हुए कहा, हमारे फिल्म के सबसे बड़े इन्वेस्टर मिस्टर मल्होत्रा यहाँ पर आए हैं, तुम सब लोग ठीक से बैठ जाओ। उन्होंने इतना कहा ही था कि तभी दरवाजे से उन्हें अक्षय अंदर आता हुआ दिखाई दिया। अक्षय के सामने 4 बॉडीगार्ड थे और पीछे कर इस वक्त वो किसी राजा की तरह चलता हुआ अंदर आ रहा था। उसकी
पर्सनैलिटी इतनी दमदार थी कि वहां पर मौजूद हर एक इंसान उसके सामने खुद को नीचा समझे। अक्षय ने इस वक्त सनग्लासेस लगाए हुए थे और उसका हैंडसम फेस इस वक्त चमक रहा था। वहां पर मौजूद जितनी भी लड़कियां इस वक्त अक्षय को देख रही थी, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा वह सब पहले ही नजर में अक्षय के प्यार में पड़ चुकी है। वह सब लोग बिना पल के झपकाए अक्षय को ही देख रही थी। वही अक्षय सीधा जाकर डायरेक्टर खान के सामने खड़ा हो गया। उसने अपने गूगल को निकालकर डायरेक्ट खान से हाथ मिलाते हुए कहा, डायरेक्टर कैसी चल रही है फिल्म की शूटिंग? अक्षय की बात सुनकर डायरेक्टर खान ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया है। डायरेक्ट खान समझ गए थे कि अक्षय यहाँ पर किसी को पीहू की आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं चलने देना चाहता, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। डायरेक्टर खान ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, सर क्या आप हमारे फिल्म के मेल लीड और फीमेल लीड से मिलना चाहेंगे? डायरेक्टर की बात पर अक्षय ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखा। अक्षय की मुस्कुराहट देखकर डायरेक्टर खान समझ गए कि उन्होंने बिल्कुल सही बात अक्षय से पूछी है। उन्होंने अक्षय से कहा, चलिए सर। अक्षय भी डायरेक्ट खान के साथ उसे तरफ चलने लगा जिस तरफ पीहू और आशीष इस वक्त खड़े थे। अक्षय सीधा जाकर उन दोनों के पास खड़ा हो गया। अक्षय को देखकर पीहू उसे अपनी छोटी छोटी आंखों से घूरने लगी। वही अक्षय शरारती मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रहा था, जैसे पूछ रहा हूँ कैसा लगा मेरा सरप्राइज। वही अक्षय के दिल और दिमाग में चल रहे ख्यालों से अनजान पीहू ने मन ही मन कहा, आपने इस तरह से सरप्राइज देने के बारे में कहा था, अगर आपको यहाँ आना ही था तो कम से कम एक बार मुझे बता ही देते। पीहू को इस वक्त अक्षय पर बहुत गुस्सा आ रहा था। डायरेक्टर खान ने मुस्कुराते हुए अक्षय से कहा, सर यह हमारे फिल्म के मेल लीड आशीष अग्रवाल। अक्षय को अपने सामने देखकर आशीष ने बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, आपकी सक्सेस स्टोरी हर किसी को इंस्पायर करने के लिए काफी है। आशीष की बात सुनकर अक्षय ने उसकी तरफ देखा पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ना ही अपना हाथ आगे बढ़ाया। ये देखकर आशीष ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया। वह अच्छे से जानता था कि उसकी इतनी औकात नहीं है कि वह अक्षय मल्होत्रा से हाथ मिल सके। उसे एम्बारासमेंट हो रही थी पर फिर भी वह कुछ नहीं कर सकता था। तभी डायरेक्टर खान ने मुस्कुराते हुए पीहू की तरफ देखते हुए कहा, और सर यह हमारी फीमेल लीड यह इस फिल्म से डेब्यू करने वाली है। आशीष अक्षय की तरफ देख रहा था जिसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ पीहू की तरफ था। आशीष ने मन ही मन कहा, यह अक्षय मल्होत्रा पीहू को इस तरह से क्यों देख रहा है? तभी अक्षय ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़कर पीहू की तरफ देखते हुए कहा, मिस पीहू मैंने आपकी एक्टिंग के बारे में काफी कुछ सुना है, पहली फिल्म के हिसाब से आपकी एक्टिंग काफी दमदार है। अक्षत की बात सुनकर पीहू तुमने नकली से मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा। पीहू ने अपना हाथ आगे बढ़कर अक्षय के साथ किया। वहीं ये देखकर कि अक्षय ने उसके साथ नहीं बल्कि पीहू के साथ हंदशके किया है, आशीष ने मन ही मन कहा, अक्षय मल्होत्रा मेरे साथ करने में इसे बड़ी प्रॉब्लम थी और पीहू के साथ इस तरह से हैंडशेक कर रहा है। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। आशीष अच्छे से नोटिस कर रहा था कि अक्षय की नखरे एक पल के लिए भी पीहू से नहीं हटी थी। वही पीहू की आंखों में भी अक्षय को देखकर एक अलग ही चमक नजर आ रही थी, जिसे आशीष ने भी नोटिस कर लिया था। ये देखकर उसने गुस्से से मन ही मन कहा, कहीं पीहू भी तो इस अक्षय मल्होत्रा के पैसे को देखकर बाकी लड़कियों की तरह इस पर फ्लैट नहीं हो गई। इतना सोचकर ही आशीष ने गुस्से से कहा, ऐसा कभी नहीं होगा और ना मैं होने दूंगा, पीहू सिर्फ मेरी है। आशीष इस वक्त गुस्से से पीहू और अक्षय के उसे हाथ को घर रहा था, जिन हाथों से दोनों ने अभी भी हंदशके करके रखा हुआ था। तभी पीहू ने धीरे से आंखों से अक्षय को इशारा किया। अक्षय ने शरारती मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखकर आए विंक करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मिस पीहू आपसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए
देखा और मन ही मन कहा घर चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ मुझे कितना अच्छा लगा। उसकी आंखों में नाराजगी अक्षय ने भी पढ़ ली थी। अक्षय ने मुस्कुराते हुए पीहू से अपना हाथ छुड़ाया और फिर डायरेक्ट खान की तरफ देखते हुए कहा मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। डायरेक्टर खान अक्षय की तरफ देखा, अपना सर हिलाया और पीहू और आशीष से कहा आप दोनों कुछ देर के लिए अपने अपने रूम में रेस्ट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट सीन 2 घंटे बाद शूट करेंगे। इतना कहकर डायरेक्टर खान अक्षय के साथ दूसरी तरफ चले गए। डायरेक्टर खान और अक्षय के जाते ही आशीष पीहू के पास आकर खड़ा हो गया। आशीष ने पीहू की तरफ देखकर जल्दी से कहा पीहू क्या तुम्हें अक्षय मल्होत्रा पसंद है? पीहू जो कि अभी भी अक्षय जिस तरफ गया था उसे तरफ देख रही थी। आशीष की बात सुनकर पीहू हैरानी से आशीष को देखने लगी। वही पीहू को इस तरह से खुद की तरफ देखकर आशीष को एहसास हुआ कि उसने पीहू से क्या पूछ लिया है, इसलिए उसने बड़ी सी नकली मुस्कुराहट के साथ कहा मैंने मजाक किया है। पीहू सीरियसली मत लो, वह क्या है ना, ज्यादातर लड़कियां अक्षय मल्होत्रा के पीछे पागल है, आखिर वह मोस्ट हैंडसम बिजनेसमैन जो है, ऊपर से दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर। आशीष की बात सुनकर पीहू ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए आशीष से कहा हाँ वैसे वह है तो काफी हैंडसम, लड़कियां तो होगी ही फिदा उन पर। पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा। पीहू की बात सुनकर आशीष ने पीहू की तरफ देखते हुए कहा क्या तुम्हें भी वह पसंद है? इतना कहकर आशीष चुप हो गया। वहीं आशीष की बात सुनकर पीहू अजीब तरह से उसे घूरने लगी। तभी आशीष ने हंसते हुए कहा मजाक कर रहा हूँ बाबा। आशीष की बात पर पीहू ने कुछ नहीं कहा और उसे एक्सक्यूज मी कहकर अपने मेकअप रूम की तरफ चली गई। उसने मन ही मन कहा यह आशीष को क्या हो गया, इस तरह से सवाल क्यों कर रहा था जैसे उसे मेरे और अक्षु के बारे में पता हूँ। पीहू को समझ नहीं आ रहा था कि आशीष आज उसके साथ इस तरह से भी है, वह क्यों कर रहा था। उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधा अपने मेकअप रूम की तरफ जाने लगी। अभी पीहू अपने रूम की तरफ जा ही रही थी कि तभी किसी ने उसे झटके से अपनी तरफ खींच लिया। पीहू ने हैरानी से अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो अक्षय मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। इस वक्त अक्षय ने पीहू को कमर से पकड़कर खुद के करीब खींचा हुआ था और उसके बालों को कान के पीछे कर रहा था। अक्षय को इस तरह से खुद के इतने करीब देखकर पीहू ने जल्दी से कहा अक्षु यह आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो। पीहू की बात सुनकर अक्षय ने उसके कान में धीरे से मदहोशी भरी आवाज में कहा तो कौन क्या कर लेगा जान, तुम मेरी बीवी हो, मैं अपनी बीवी के साथ रोमांस नहीं करूंगा तो पड़ोसी की बीवी के साथ करूंगा क्या? अक्षय की बात सुनकर पीहू ने उसे घूरते हुए कहा पर यहाँ पर कोई नहीं जानता कि मैं आपकी बीवी हूं तो मिस्टर मल्होत्रा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। पीहू की बात सुनकर अक्षय ने उसके गालों को चूमते हुए कहा पर मैसेज मल्होत्रा आपकी मिस्टर मल्होत्रा तो अभी रोमांस करने की मूड में है, वह भी चुपके चुपके। वह क्या है ना, हमारी तो अरेंज मैरिज थी तो हमें तो यह मौका मिला ही नहीं चुप चुप के रोमांस करने का। तो मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हारे साथ चुपके चुपके रोमांस करो, और यहाँ पर तो हमें सबसे यह बात छुपानी है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो इससे अच्छी जगह कहाँ होगी हमारे लिए चुपके चुपके के रोमांस करने के लिए। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने अक्षय को घूरते हुए कहा आपको बहुत शरारत सोच रही है ना? अक्षय ने मुस्कुराते हुए उसके होठों को चूमते हुए कहा मुझे तो हर टाइम सूझती है पर तुम ही मुझे रोक देती हो। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने उसे घूरते हुए कहा क्योंकि आपका रोमांस हर जगह पर शुरू हो जाता है, आपको फर्क नहीं पड़ता कि कौन है और कौन नहीं, आप तो बेशर्म है। पर मुझे शर्म आती है। पीहू की बात पर अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा बीवी तुम क्यों भूल जाती हो कि हमारे फैमिली वालों ने हमें शर्माना सिखाया ही नहीं, और मल्होत्रा फैमिली के सभी लोग बेशर्म हैं तो फिर क्यों शर्माना। और वैसे भी सबको जल्दी से एक छोटी सी पीहू या फिर छोटा सा अक्षय तो देना ही है ना, तो हमें तैयारी तो करनी होगी ना। अब तुम तो रोमांटिक हो नहीं तो अब सारी जिम्मेदारी
जिम्मेदारी मुझ पर ही है, वैसे भी हमारी कुहू को हमें जल्दी एक छोटा भाई दे देना चाहिए। अक्षय की बात सुनकर पीहू ने उसकी तरफ घूर कर देखा। बदले में अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो ना हमारा रोमांस शुरू करते हैं। इतना कहकर अक्षय ने पीहू को अपनी ओर करीब खींचा और उसे दीवार से सटाकर उसके होठों को चूमने लगा। पीहू ने पहले अक्षय को खुद से दूर करने की कोशिश की, पर बाद में वह भी अक्षय को प्यार से किस करता देखकर उसे रिस्पांस देने लगी। दोनों एक दूसरे को प्यार से किस कर रहे थे, तभी उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। यह महसूस होते ही कि कोई उनकी तरफ आ रहा है, पीहू ने अक्षय को धक्का देने की कोशिश की, पर अक्षय की पकड़ उसे पर काफी मजबूत थी। पीहू ने अक्षय के लिप्स पर जल्दी से अपने दांतों को गड़ा दिया। होठों पर हल्का दर्द महसूस होते ही अक्षय ने पीहू को छोड़ा और उसे घूर कर देखने लगा। पीहू लंबी लंबी सांस लेते हुए दूसरी तरफ देखने की कोशिश कर रही थी। अक्षय ने घर कर पीहू को देखते हुए कहा, ये क्या था? पीहू ने खुद की सांसों को कंट्रोल करते हुए कहा, कोई आ रहा है। अगर किसी ने हमें इस तरह से साथ देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज अक्षु, मैं नहीं चाहती कि मेरी आइडेंटिटी इतनी जल्दी सबके सामने रिवील हो। मैं कम से कम इस फिल्म में अपने बलबूते पर काम करना चाहती हूँ, ताकि लोग मुझे आपकी वजह से अच्छे से ट्रीट ना करें। मैं चाहती हूँ कि वह लोग मेरे साथ वैसे ही रहे जैसे कोई नॉर्मल इंसान के साथ कहता है। पहले ही मेरी सिंघानिया परिवार की बेटी होने की आइडेंटिटी उनके सामने आ चुकी है। अगर उन्हें पता चल गया कि आप मेरे पति हैं, तो फिर ये लोग मुझे इस तरह से करेंगे जैसे मैं कोई वांटेड क्रिमिनल हूं। प्लीज। पीहू की रिक्वेस्ट सुनकर अक्षय ने कुछ नहीं कहा और झटके से उसे गोद में उठाकर उसके मेकअप रूम की तरफ जाने लगा। पीहू ने कहा, यह आप क्या कर रहे हैं? अक्षय ने पीहू की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम्हें छुपके छुपके तो नहीं करना। रोमांस तो कोई बात नहीं, पर मुझे रोमांस तो करना ही है, या नहीं तो कोई और सही। इतना कहते हुए अक्षय पीहू को उसके रेस्टिंग रूम में लेकर चला गया। वही अक्षय और पीहू के जाते ही वहां पर आशीष आ गया। आशीष ने चारों तरफ देखते हुए कहा, मुझे पक्का यकीन है अक्षय मल्होत्रा इसी तरफ आया था। आशीष ने चारों तरफ देखा, पर उसे अक्षय कहीं नजर नहीं आया। वही पीहू के रेस्टिंग रूम में इस वक्त पीहू सोफे पर लेटी हुई थी और अक्षय उसके ऊपर उसे लगातार किस कर रहा था। मल्होत्रा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। इस वक्त 25 से फ्लो के केबिन में साहिल बैठा हुआ था। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का साहिल सीईओ था। मल्होत्रा कॉर्पोरेशन में कई सारी ब्रांचेस आती थी, जिनमें से एक मल्होत्रा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी, जो कि साहिल संभालता था। साहिल इस वक्त कोई फाइल पढ़ रहा था, तभी केबिन का दरवाजा खुला। साहिल ने गुस्से से ऊपर देख सामने से आ रही लड़की को देखकर साहिल हैरान हो गया। इससे पहले कि साहिल कुछ कहता, वह लड़की साहिल के सामने आकर खड़ी हो गई। उस लड़की ने गुस्से से कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो साहिल? तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी तुमने किसी और से सगाई कर ली और शादी भी करने वाले हो। उसे लड़की की बात सुनकर साहिल ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, क्या मैं जा सकता हूँ? तुम होती कौन हो मुझे ये सवाल करने वाली? मिस राइमा रॉय। वो लड़की मल्होत्रा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे फेमस मॉडल थी। उसे लड़की ने गुस्से से कहा, साहिल तुम जानते हो मैं तुमसे कितने दिनों से प्यार करती हूँ। मैं सिर्फ इस कंपनी की मॉडल नहीं, बल्कि तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ। साहिल ने हंसते हुए कहा, पर मैं तुम्हें अपनी दोस्त नहीं मानता। तुम मेरे लिए सिर्फ मेरी एक एम्प्लॉय हो, तो इसलिए मेरे साथ तमीज से बात करो, मुझे सर कहो, साहिल नहीं। साहिल की बात सुनकर राइमा ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी आंखों में खुद के लिए प्यार नजर नहीं आता? साहिल बचपन से तुमसे प्यार करती हूँ और यह बात तुम अच्छे से जानते हो, फिर भी तुमने मेरे साथ यह सब किया। आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? तुम्हारे अलावा आज तक कभी किसी लड़के को आंख उठाकर भी नहीं देखा।
राइमा की बात सुनकर साहिल ने हंसते हुए कहा, तो क्या मैंने कहा था तुमसे कि किसी और लड़के को मत देखो, मुझे ही देखते रहो। मैं तो कभी ऐसा नहीं कहा। अब गलती इसमें सब तुम्हारी है, तो मुझे दोष देना बंद करो और मुझे से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो। वह क्या है ना, अगर मेरी जानेमन ने देख लिया कि कोई लड़की मेरे इतने नजदीक है तो वह क्या करेगी, इस बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। साहिल ने इतना कहा ही था कि केबिन का दरवाजा खुला और अनिका अंदर आई। अनिका को देखते ही साहिल हैरान हो गया। उसने मन ही मन कहा, कहीं मेरी काली जबान तो नहीं। उसने इतना कहा ही था कि दरवाजे से अंदर आ रही अनिका की नज़र राइमा पर गई, जो कि साहिल के काफी नजदीक खड़ी थी। राइमा को साहिल के इतने नजदीक देखकर अनिका ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ये लड़किन कौन ना है साहिल। अनिका की बात सुनकर साहिल कुछ कहता, तभी राइमा ने आंसू भरी आंखों से अनिका की तरफ देखते हुए कहा, मैं साहिल की गर्लफ्रेंड हूँ और उससे बहुत प्यार करती हूँ, तुम उसकी जिंदगी से चली जाओ। राइमा के मुंह से ये सब सुनकर साहिल ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, अब तो ये लड़की गई। वही राइमा जो कि अनिका को भड़काने के लिए ये सब कही रही थी, अगले ही पल वह जमीन पर पड़ी हुई थी और उसके माथे से खून निकल रहा था। उसके सामने इस वक्त अनिका किसी काली माता की तरह गुस्से से खड़ी हुई थी। अनिका ने गुस्से से उसके बालों को पकड़ा और उसे खड़ा करते हुए उसके सर को दीवार पर मरते हुए कहा, क्या कहा तूने। राइमा को तो समझ ही नहीं आया कि चंद सेकंड में उसके साथ क्या हो गया। उसके माथे से खून निकल रहा था, उसकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। तभी अनिका ने गुस्से से उसका सर एक बार फिर से दीवार पर मरते हुए कहा, तूने कहा कि तू मेरे साहिल की गर्लफ्रेंड है, तो ठीक है, आज मेरी तेरी जान ले लूंगी।